नमस्कार, न्यूज ऑन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में मंत्रियों के पोर्टफोलियो का विभाजन हो गया है, यानी कि अब पता चल चुका है कि उत्तराखंड में कौन सा मंत्री कौन सा विभाग संभालेगा। तो ये जो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, यशपाल आर्य, इन्हें परिवहन विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। अरविंद पांडे को शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल मंत्री बनाया गया है। पोर्टफोलियो को लेकर बड़ी असमंजस की स्थिति बनी थी। मुख्यमंत्री की अगर बात करें तो जो हाई प्रोफाइल है, गृह और वित्त, ये दोनों विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। गणेश जोशी पहली बार मंत्री बने हैं, इन्हें औद्योगिक विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बंशीधर भगत को संसदीय कार्य विभाग दिया गया। मदन कौशिक जो संगठन में थे, उनकी जगह पर ये आए हैं, वो भी पहले संसदीय कार्य मंत्री थे। सतपाल महाराज को सिंचाई विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। सुबोध उनियाल कृषि विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। धन सिंह रावत को सहकारिता विभाग की जिम्मेदारी दी गई है। रेखा आर्या को महिला सशक्तिकरण की जिम्मेदारी दी गई है। यतीश्वर आनंद की बात करें तो उन्हें भाषा और गन्ना विकास की जिम्मेदारी है। तो पोर्टफोलियो का बंटवारा हो गया है। मंत्री अब कल से अपने अपने ऑफिस ज्वाइन करेंगे। हरक सिंह रावत को वन एवं पर्यावरण विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। अरविंद पांडे शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी उनको दी गई। बिशन सिंह चुफाल को पेयजल मंत्री बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात कि मुख्यमंत्री की जब बात होती है तो मुख्यमंत्री, कई लोगों के जहन में सवाल रहा होगा कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के पास तो कई मंत्रालय थे, तो आखिरकार नए मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत कौन कौन सा प्रोफाइल अपने पास रखेंगे। तो इसमें क्लियर हो गया है, दो अहम मंत्रालय वित्त और गृह मुख्यमंत्री ने अपने पास रखा है। फहीम तन्हा इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे रेजिडेंट एडिटर। इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए फहीम, जिसकी उम्मीद थी कमोबेश जो नोटिफिकेशन आया है उत्तराखंड सरकार का, उसमें वही दिख रहा है। तमाम मंत्रियों को उनके पुराने पोर्टफोलियो दिए गए हैं। मसलन जो नए मंत्री बनाए गए हैं उनमें बहुत ज्यादा चेंजेस भी नहीं है। बंशीधर भगत को मंत्री बनाया गया है, तो वो उनको वही मंत्रालय दिया गया है जो मदन कौशिक देखते थे। बिल्कुल धन्यवाद। देखिए, जो अगर हम 2 दिन पहले न्यूज वन इंडिया ने खबर दर्शकों को दिखाई थी कि पोर्टफोलियो में मंत्रियों में बहुत ज्यादा बदलाव नहीं होगा। उन मंत्रियों में जो पुराने मंत्री हैं, जैसे ही पुराने मंत्री कैबिनेट में आए हैं, जो त्रिवेंद्र सरकार में थे, तो तीरथ कैबिनेट में भी आए, तो ये बात साफ हो गई थी और न्यूज वन इंडिया ने दर्शकों को बताया था। और आज के इस पोर्टफोलियो में वही बात देखने को मिल रही है कि जो मंत्री पुराने हैं उनको उनके अपने ही विभाग दिए गए हैं। और अगर हम देखें तो 4 नए मंत्री एक तरीके से, 3 तो सीटें खाली थी ही, और चूंकि एक मदन कौशिक को अध्यक्ष बनाया गया है बीजेपी का, तो बंशीधर भगत मंत्री बने। तो इस तरीके से जो मदन कौशिक के विभाग थे ज्यादातर, वो विभाग बंशीधर भगत को दिए गए हैं। संसदीय कार्य भी उनको दिया गया है। और बाकी जो 3 नए मंत्री हैं दूसरे, यतीश्वर आनंद है या फिर बिशन सिंह चुफाल और गणेश जोशी, इनको भी देखते हैं तो विभाग बंटवारे में एक संतुलन करने की कोशिश की गई है। इनको एक 2 अहम विभाग भी दिए गए हैं। पेयजल एक जल संरक्षण है, बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है, वो बिशन सिंह चुफाल को दिया गया है। सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास गणेश जोशी को दिया गया है। और गन्ना और चीनी उद्योग यतीश्वर आनंद को दिया गया। ये बड़े विभाग हैं, तो एक संतुलन करने की कोशिश की गई है नए मंत्रियों में भी। और मुख्यमंत्री ने अपने पास बड़े भारी भरकम कुछ विभाग रखे हैं, जिनको लेकर के कहा जा रहा था कि कुछ मंत्री उसकी लॉबिंग कर रहे हैं कि वो विभाग मिल जाने चाहिए थे। लेकिन जैसे स्वास्थ्य विभाग है, आबकारी विभाग है, पीडब्ल्यूडी विभाग है, ऊर्जा विभाग है, वो मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। वित्त है और ये गृह विभाग है, ये मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। और इन विभागों के साथ साथ अगर कुल विभाग हैं तो वो तकरीबन 20 विभाग मुख्यमंत्री ने अपने पास रखे हैं। तो अगर हम इस पोर्टफोलियो को देखते हैं तो एक संतुलन बनाने की कोशिश की गई है। किसी मंत्री को कोई नाराजगी न रहे, नए वालों को भी उनको ऐसा महसूस ना हो कि उनको जिम्मेदारी बड़े विभागों की नहीं दी गई। एक बात तो ये साफ है। दूसरा ये कि पुराने मंत्रियों के विभाग कोई बदलाव नहीं किया गया है। और उसके पीछे एक बड़ी वजह ये मानी जा रही है कि चूंकि अंतिम वर्ष है चुनाव का, और ऐसे में अगर कुछ नए विभाग या मंत्रियों में फेरबदल किया जाता है विभागों में, तो फिर नए मंत्री को समझने में 2-4 महीने लग जाते हैं योजनाओं को लेकर के, कामकाज को लेकर के। तो ऐसे में फिर वो कार्य प्रभावित हो सकता था। तो लिहाजा ये कंटिन्यू किए गए हैं और मंत्रियों को विभाग। और इतना जरूर है कि मंत्रियों से ये अपेक्षा की गई है कि सामान्य तौर पर भी अगर हम मुख्यमंत्री के बयानों को देखें कामकाज को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि तेजी लाएगी सरकार, क्योंकि अंतिम वर्ष और ये तीरथ सिंह रावत को बहुत
अच्छी तरीके संजीदगी के साथ पता है, क्योंकि इसे एक साल में उतना परफॉर्म करना है कि फिर 2022 के इलेक्शन में जनता के बीच में जाकर के कह सके कि देखिए 1 साल का ये कार्यकाल है, लेकिन अभी आगे फिर ऐसा ये प्लानिंग है। तो उस 1 साल के कार्यकाल को लेकर के, क्योंकि ये बहुत माना जा सकता है कि घोषित नहीं, लेकिन माना जा सकता है कि जो सत्ताधारी दल होता है उसका चेहरा सीएम का ही चेहरा होता है, उसी के कामकाज का आकलन होता है। तो फिर तीरथ सिंह रावत जो सरकार में जाएंगे, चुनाव में जाएंगे, इस बात को कहेंगे कि 1 साल का जो वक्त था उसमें हमने ये काम किया, ये चीजें दी, फिर अगला फिर आप भरोसा करिए। तो ये तमाम पहलू देख के मुझे लगता है कि जो पुराने मंत्री हैं उनको पुराने पोर्टफोलियो रिपीट किए गए हैं और नए मंत्रियों को भी एक साधने की कोशिश की गई है कि अगर भले ही वो नए मंत्री हैं, पहली बार मंत्री बन रहे हैं, लेकिन कहीं ये शिकवा शिकायत ना रहे कि उनको भारी या जिम्मेदारी वाले बड़े विभाग नहीं दिए गए हैं। तो पोर्टफोलियो में हम इस तरह से इसको देख सकते हैं। चलिए फ़हीम, आप हमारे साथ बने रहिएगा। तो फिलहाल जो बड़ी खबर यही है कि उत्तराखंड में पोर्टफोलियो का विभाजन हो गया है। तमाम जो मंत्री हैं उनको उनके पुराने ही मंत्रालय दोबारा से दिए गए हैं। अगली खबर भी देहरादून से है। मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी कार्रवाई की है। महानिदेशक सूचना के पद से मेहरबान सिंह को हटा दिया है। उनकी जगह पर दूसरे आईएएस अधिकारी रणवीर चौहान को महानिदेशक सूचना की जिम्मेदारी दी गई है। रणवीर चौहान अब महानिदेशक सूचना का कार्यभार संभालेंगे। जो इससे पहले जिनको हटाया गया है, मेहरबान सिंह बिष्ट, उन पर कई सारे गंभीर आरोप लग रहे थे, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने यह कार्रवाई की है। मेहरबान सिंह बिष्ट को हटाकर रणवीर चौहान को महानिदेशक सूचना की जिम्मेदारी दी गई है। तो आपको बता दें, ये बड़ी कार्रवाई है। लगातार मुख्यमंत्री का पदभार संभालने के बाद तीरथ सिंह रावत लगातार जो भी शिकायतें आ रही हैं, एक्शन उनका नजर आ रहा है। और अगर यही कंटिन्यूटी रही उनके एक्शन की, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए अगले साल जो चुनाव है वो काफी आसान हो जाएगा। फ़हीम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं देहरादून से इसी पर बातचीत करने के लिए। फ़हीम, मुख्यमंत्री ने जब से पदभार संभाला है तब से एक बात तो नजर आ रही है कि उन तक अगर कोई शिकायत पहुंच रही है, कोई बात आ रही है, तो वो कार्रवाई कर रहे हैं। ये सबसे बड़ा होता है कि जनता तक ये मैसेज जाना चाहिए कि भाई डिसीजन मेकर है ये इंसान। देखिए, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत के फैसलों को लेकर के जहां तक बात की जा रही है, तो जाहिर सी बात है कि कई फैसलों को लेकर के तीरथ सरकार में आते ही उन्होंने मुख्यमंत्री ने ये फैसले लिए हैं। और चाहे वो कुंभ से संबंधित है, चाहे दूसरे और फैसले हैं, तो ये एक ताबड़तोड़ फैसले हैं और एक्शन में है, इस बात में कोई दो राय नहीं है इस बात। और इसके साथ साथ जैसे बात हुई कि डीजी सूचना को हटाया गया है, तो ये बहुत हद तक संभावना इस बात की पहले से ही थी कि जो सीएम की टीम होगी, यानी एक तरीके से वो उसमें बदलाव होंगे और उसमें बहुत जल्दी बदलाव होंगे। तो इसको अगर हम पहली बदलाव के तौर पर देखते हैं, बड़ा बदलाव, तो ये डीजी सूचना को हटाया गया है। और डीजी सूचना के कई फैसले चर्चित रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि डीजी सूचना एक, यानी सूचना विभाग एक ऐसा महत्वपूर्ण विभाग है जो सरकार की छवि को लेकर के उसके तमाम सीधे तौर पर जिम्मेदारी सूचना विभाग के ऊपर होती है। चाहे तो प्रचार माध्यम की बात है, चाहे तो और पब्लिक रिलेशन की बात है, तो तमाम जिम्मेदारी सूचना विभाग के ऊपर होती है। तो ये माना जाता है कि जो डीजी सूचना होते हैं वो सीएम के बहुत नजदीक के, सीएम के भरोसेमंद कोई होते हैं, जो सीधे तौर पर उस पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। सरकार की छवि बिगड़ना और बनना ये सूचना विभाग पर बहुत हद तक निर्भर होता है। तो ये एक तरीके से कहें तो मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने सबसे पहला काम ये किया है कि इसी विभाग के मुखिया को बदला है अपने हिसाब से। और जिस तरीके की बात थी कि कई सूचना सीएम तक पहुंच रही थी, उन सूचनाओं का संज्ञान लिया है सीएम ने और सबसे पहले डीजी सूचना को हटाया। आने वाले दिनों में जाहिर सी बात है कि रणवीर चौहान को बनाया गया है, तो रणवीर चौहान मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पॉलिसी के हिसाब से, उनके चलने के हिसाब से और उनकी जो रणनीति है आगे की सरकार के कामकाज को लेकर के, जनता में फिर उस मैसेज को फैलाने के विस्तार को लेकर के जो रणनीति रहेगी उसके हिसाब से काम करेंगे। और इसमें कहीं कोई दो राय नहीं कि रणवीर चौहान जो जिस तरीके से न्यूज़ वन इंडिया ने इस बात को बताया था कि कौन कौन जो सीएम की टीम होगी तीरथ सिंह रावत की, उसमें कौन कौन अफसर शामिल हो सकते हैं, तो रणवीर चौहान भी उसमें एक शामिल थे जो न्यूज़ वन इंडिया ने बताए थे। तो आज उस पर एक तरीके से मोहर भी लगी खबर की कि हमारी सूत्रों से हवाले से खबर सही थी और बड़ा महत्वपूर्ण पद ये डीजी सूचना। और चलिए फ़हीम, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
तो रणवीर चौहान की तैनाती डीजी सूचना के तौर पर हुई है। चलिए बढ़ते आगे, देहरादून से भी अगली खबर है। बाल अधिकार संरक्षण आयोग का 2 दिवसीय बाल संरक्षण आयोग का कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने इस कार्यशाला में शिरकत की और उन्होंने बाकायदा इस कार्यशाला का उद्घाटन किया है। बच्चों में बढ़ते नशे की प्रवृत्ति और उसके रोकथाम पर मंथन इस कार्यशाला में किया जा रहा है और इसमें खासतौर पर अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और चंडीगढ़ की जो बाल आयोग की अध्यक्ष हैं वो मौजूद हैं। तो 4 स्टेट्स के जो बाल अधिकार संरक्षण आयोग के मुखिया हैं वो इसमें शिरकत कर रही हैं और सबसे बड़ी बात है कि चर्चा होगी कि एक बहुत बड़ी और गंभीर समस्या इस वक्त युवाओं में देखी जा रही है। नशे की प्रवृत्ति, नशे के कारण बच्चों की ज़िंदगी खराब हो रही है, युवाओं की ज़िंदगी खराब हो रही है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर यहाँ चर्चा होगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने न्यूज़ 1 इंडिया से खास बातचीत की। हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में मुख्यमंत्री का बदलना बीजेपी में चल रही कलह को दर्शाता है। सारी चीजें अब खुलकर जनता के सामने आ गई हैं। बीजेपी के अंदर की कलह अब चौराहे पर आ गई है। न्यूज़ 1 इंडिया मेरे साथ इस वक्त मौजूद है उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी। जिस तरीके से अभी देखा गया है कि हाल ही में सरकार 4 साल पूरे होने के बाद अब मुख्यमंत्री बदले गए हैं, किस तरीके से देखते हैं अब दूसरे नए मुख्यमंत्री? देखिए, 4 साल का जो भाजपा का निकम्मापन था उसको छिपाने के लिए मुख्यमंत्री को हटा दिया गया। शेष तो सब वही लोग हैं और अब दिलचस्प बात यह है कि जो नए आए हैं वो पुराने को बॉडम सिद्ध करने पर तुले हुए हैं। वो उनके जितने निर्णय वो बदल रहे हैं वो ये स्पष्ट कर रहे हैं कि जो पुराना था उसने ये जन विरोधी निर्णय लिए और मैं इनको दुरुस्त करने का काम कर रहा हूँ। तो जो भाजपा का अंदर का झगड़ा था वो चौराहे पर दिखाई दे रहा है, इसके अलावा और कोई नयापन नहीं है। उत्तराखंड में कुंभ होने वाला है, उसको किस तरीके से देखते हैं? पूरी तैयारी वहाँ पर कर ली गई है। प्रयागराज की तर्ज पे ही कहा जा रहा था कि उत्तराखंड में भी अब जो कुंभ होने वाला है, हरिद्वार में खासतौर पर जो कुंभ होने वाला है, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? और उसके अलावा जितना जनसैलाब आएगा उसको क्या आपको लगता है कि जो मुख्यमंत्री हैं वो इस स्थिति को संभाल पाएंगे? इन्होंने उत्तराखंड और कुंभ का की जो प्रतीक्षा कर रहे थे देश और दुनिया के श्रद्धालु, उनके साथ बड़ा अन्याय किया है। मकर संक्रांति के दिन से जनवरी से कुंभ प्रारंभ हो जाना चाहिए था। इन्होंने अभी भी कुंभ की अधिसूचना जारी नहीं की है, कह रहे 1 महीने केवल कुंभ होगा। तो इससे कोरोना के संक्रमण का खतरा भी बढ़ गया है, क्योंकि पीरियड यदि लंबा होता तो यात्रीगण एक दिन कम आते। अब एक सीमित अवधि के अंदर लाखों की संख्या, करोड़ों की संख्या में लोग आएंगे, तो उससे जनता की दिक्कतें भी बढ़ी हैं, कोरोना का खतरा भी बढ़ा है और साथ साथ जो है इससे उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था पे भी चोट पहुंची है और देश भर के श्रद्धालुओं का भी जो प्रतीक्षा कर रहे थे ये 12 साल में कुंभ आता है उसकी, उनका भी अपमान किया है। तो हमारे साथ जुड़े हुए तो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश सिंह रावत जी तमाम बातचीत करने के लिए। और आपको बता दें कि बीजेपी के ऊपर हमलावर रहे और साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तराखंड, आपको बता दें कि हरिद्वार में अब कुंभ होने वाला है, उस पर किस तरीके का ये जो शॉर्ट टर्म किया गया है कुंभ को, उसको लेकर के भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी है। कैमरा पर्सन उपेंद्र के साथ स्वाति चौरसिया, दिल्ली। ऋषिकेश में सब्जी के व्यापारियों ने अनोखा प्रदर्शन किया। नगर निगम के खिलाफ चिता पर लेटकर सब्जी के व्यापारियों ने विरोध प्रकट किया है। जीवनी माई मार्ग पर मंडी नहीं लगने से व्यापारियों में काफी गुस्सा है। व्यापारियों ने मंडी में उचित स्थान दिलाने की मांग की है और व्यापारियों ने कहा है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो जल्द ही उनका ये जो कार्यक्रम है विरोध प्रदर्शन का, ये और आगे बढ़ेगा और ये अनशन करने को मजबूर हो जाएंगे। कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव के कारण जो है सब्जी मंडी को जो है अन्यत्र 2 जगह शिफ्ट कर दिया गया था, मगर कोविड पूरी तरह से लगभग जो है नियंत्रण में है। और जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री श्री तीरथ सिंह रावत जी द्वारा भी जो है कुंभ में आने वाले यात्रियों की किसी प्रकार की कोविड रिपोर्ट की उन्होंने बाध्यता समाप्त कर दी। उन्होंने कहा सब लोग आएँ, लोग आएंगे तो रोजगार चलेगा। तो उनकी सोच है कि रोजगार दें और लोगों का भला हो। यहाँ पर ये जो तीसरी सरकार बोल रहे हैं, चाहे इसका पॉलिटिकल सिस्टम है चाहे एग्जीक्यूटिव सिस्टम है, ये इतना हठधर्मी हो चुका है कि वो कोविड के बहाने से पहले तक एपिडेमिक डिजीज कंट्रोल एक्ट और
डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट का हवाला दे करके इन पे बहुत मुकदमे लगाए। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जी उनको भी हटा दिया गया है कि अब ये सब मुकदमे खत्म होंगे, मगर मंडी को अपने यथास्थान नहीं जाने दिया जा रहा। ना इनको जो है किसी प्रकार का विकल्प जो है, ऐसा विकल्प जहां रोजगार हेतु उपयुक्त स्थान इन्हें मिल जाए और वो परमानेंट हो, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की जाए। तो 50-55 लोग हैं जो कि आज भी घर पे बैठे हुए हैं और स्थिति दिन पे दिन दैनीय होती जा रही है। बच्चों का फीस नहीं, घर का गुजारा नहीं हो पा रहा है, कमरे की किराया नहीं हो पा रही है, दवाई दर्पण नहीं हो पा रहा है। दिन पे दिन स्थिति खराब होती जा रही, बिगड़ती जा रही है। आज तो चिता लेटने कार्यक्रम चल रहा है हम लोग का। इससे भी सरकार ने, इससे नगर निगम नहीं सुनती है, हम लोग अनशन पे भी जाएंगे और सरकार से भी मिलेंगे। और हमें नगर निगम से यही आग्रह है कि हमें जूनीमाई रोड पे शिफ्ट कर दिया जाए। तो पौड़ी में एसएसपी पी रेणुका देवी विभिन्न क्षेत्रों में बाल भिक्षावृत्ति पर रोक लगाने जा रही हैं। पी रेणुका भीख मांगने वाले नाबालिग बच्चों के स्कूल में एडमिशन करवाएंगी। उन्होंने उन बच्चों के माँ बाप की काउंसलिंग करवाएंगी। रेणुका देवी का कहना है कि भिक्षावृत्ति अधिनियम में अगर बच्चों को पकड़ा जाता है तो उनको रखने की अलग सुविधा नहीं होने के कारण पुलिस को दिक्कत होती है। तो वहीं लोगों का कहना है कि भीख मांगने वाले बच्चों के पीछे कई बड़े गिरोह का हाथ होता है, जिन बच्चों से भीख मंगवा कर अपनी आमदनी करते हैं। पुलिस को उन गिरोह तक पहुंचकर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बात है, ये प्रशासन की बस की बात नहीं है। इसलिए नहीं है कि भिक्षावृत्ति एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया है। जो लोग इनसे भिक्षावृत्ति करवाते हैं वो अब पहले तो शहरों में थे, लेकिन वो छोटे छोटे कस्बों में, गाँव में फैल चुका है। और साथ साथ में इसमें चोरी भी ये लोग करते हैं। तो ये तो मुमकिन नहीं कि इनको शिक्षा दी जाए, लेकिन इनको एक चीज़ किया जाए कि इनको इन पर कार्रवाई करवा के जो इनसे भीख मंगवाते हैं और इनको एक जो बच्चों का जो होम है इनको यहाँ इकट्ठा करवाया जाए। तो कम से कम इनको पता लगेगा यहाँ एक बच्चा किसका है, कैसे भीख मांग रहा है, इसके परिजन कौन है, तब जाकर के इसमें कुछ कार्रवाई की जा सकती है। एक्चुअली ब्रगरी में इसमें एक प्रॉब्लम आ रहा है बिकॉज उसके लिए अलग से एक करेक्शनल होम्स होना चाहिए। सो वो हमारा राज्य में नहीं है, इस वजह से भी उसमें कार्रवाई करने के लिए बिकॉज उनको हम उसको खिलाफ कार्रवाई करते हैं ब्रगरी एक्ट में। सो उनके अलग से किसी होम में रखना है। सो वो वाला सुविधा नहीं होने के कारण थोड़ा दिक्कत हो रहा है, बट पुलिस कोशिश कर रहा है। मैंने अभी श्रीनगर में निर्देश किया बिकॉज मेरे पास भी इंफॉर्मेशन है, कुछ बच्चे हैं वो ऐसे भीख मांगने के लिए आते हैं। सो हमने उनको पेरेंट्स से बात किया है। अभी मैंने इनको ये निर्देशित किया है उनको पेरेंट्स से बात करके काउंसलिंग करके उनको अभी स्कूल शुरू होगा, स्कूल में उनको एडमिशन करवाना है। सो हम पुलिस की तरफ से क्या हो सकते हैं और डिपार्टमेंट के मदद से भी हम कर रहे हैं। वहीं डोईवाला में पर्वतीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं। स्थानीय ग्रामीणों ने इस इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बढ़ाने की मांग की है। मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई है। डोईवाला के थाना न्याय पंचायत में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने से लोगों को भारी परेशानी होती है। उचित स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। अस्पताल मात्र एक रेफर सेंटर बनकर रह गया है। ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि अस्पताल को अपग्रेड किया जाए और 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं जल्द से जल्द शुरू की जाएं। यहाँ की जो थाना न्याय पंचायत का जो क्षेत्र है उसमें जो इस अंतर्गत 14 ग्राम पंचायतें आती हैं और इसमें मोस्टली एरिया पर्वतीय क्षेत्र होने के कारण यहाँ की जनता की मांग है कि इसका उच्चीकरण किया जाए। क्योंकि कारण ये है, जैसे आज संडे हो गया या और दिन हो गया, 8 से 2 बजे तक उनको सुविधाएं मिलती है। गर्भवती महिलाएं हैं, उनके लिए जो है बहुत ज़्यादा मुश्किलें होती है। वो कहाँ जाएंगे 2 बजे के बाद, कहाँ जाएंगे? या किसी का छोटी मोटी किसी का कोई कट जाता है, कुछ हो जाए, अगर किसी को टाँगे लगाने हो तो यहाँ से रायपुर जाना पड़ेगा। ऋषिकेश के विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया, जिसमें मासिक धर्म में होने वाली परेशानियों से बेटियों को जागरूक किया गया। ऋषिकेश में मासिक धर्म के दौरान बेटियों को होने वाली परेशानी को देखते हुए विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बेटियों को मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता को लेकर जागरूक किया गया। साथ ही शर्म को छोड़कर इस बारे में खुलकर बात करने के लिए प्रेरित किया गया। यहाँ पर आज खुशियाँ संस्था की तरफ से एक सैनिटरी पैड वेंडिंग मशीन यहाँ पर इस विद्या मंदिर स्कूल में इंस्टॉल करी गई है, जिससे कि यहाँ पे पढ़ने वाली बालिकाओं को सैनिटरी पैड किसी भी समय उपलब्ध हो जाएगा, सिर्फ 2 रुपये का कॉइन डाल के उसमें। यहाँ पर डॉक्टर निवेदिता श्रीवास्तव बच्चों को ये महामारी के बारे में अच्छी जानकारी उन्होंने दी है और वो बता रही हैं बच्चों को कि छोटी उम्र की बच्चियों से जब ये महामारी स्टार्ट होती है तो उनको किस तरह का प्रिकॉशंस रखने चाहिए, किस तरह से स्वच्छता। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।